स्टूडेंट्स, स्पर्श भाग 1 का अंतिम चैप्टर शुक्र तारे के समान इस समय हम कर रहे हैं और आज का वीडियो है इस चैप्टर का आखिरी वीडियो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रश्न संख्या गा। निम्नलिखित के आज से स्पष्ट कीजिए। बच्चों, गद्य खंड के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं उन सब में बुक एक्सरसाइज इट मीन्स भाषा अध्ययन हम अलग से करेंगे। उसकी हम एक अलग से सीरीज कराएंगे और उसके अंतर्गत हम सभी चैप्टर को कवर करेंगे। बच्चों, परीक्षा में जो भी व्याकरण आता है वो इसी में से आता है। इट मीन्स पैटर्न यही रहता है, भले ही शब्द या प्रश्न बदल जाएं, तो इसलिए हमें भाषा अध्ययन करना जरूरी है और जितने भी चैप्टर हैं उन सब की हम अलग से सीरीज चलाएंगे। उसके अंतर्गत हम करेंगे भाषा अध्ययन इट मीन्स बुक एक्सरसाइज। और इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या गा। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। और आशय का मतलब होता है जो पंक्ति दी गई है उसका अर्थ स्पष्ट रूप से लिखना ताकि उसका आशय स्पष्ट हो सके। तो पहला आशय है, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में भी गौरवान्वित महसूस करते थे। इसका आशय है, महादेव भाई गांधी जी के खास आदमी थे। वे प्रायः हंसी मजाक में अपना परिचय गांधी जी के पीर बावर्ची भिश्ती खर अर्थात मार्गदर्शक, खाना बनाने वाला, पानी भरने वाला, खच्चर या गधे के रूप में करते थे। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर गौरव का बोध होता था। बोध मतलब आभास। वास्तविक रूप में वे गांधी जी के दाहिने हाथ थे, जिनकी लिखावट एवं विनय विवेक युक्त व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करता था। आशय नंबर 2, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता था। महादेव भाई एवं उनके मित्र नरहर भाई ने एक साथ वकालत पास की थी। दोनों ने एक साथ अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। इस पेशे में गलत को सही तथा सही को गलत करने की परंपरा है। साहित्य एवं संस्कार का इस पेशे से कोई संबंध न था, अतः महादेव भाई ने इस पेशे को छोड़कर साहित्य एवं सत्य का मार्ग अपनाया। महादेव भाई की रुचि साहित्य में थी, इट मीन्स लिटरेचर में। उन्होंने काफ़ी पुस्तकों का अनुवाद किया है ना, लेकिन इससे पहले उन्होंने वकालत की थी और वकालत में तो आपको पता ही है कि क्या होता है ना, सही को झूठ और झूठ को सही। और वे एक सत्यवादी थे, सत्य बोलने वाले थे और इसीलिए उन्होंने उस पेशे को छोड़कर साहित्य एवं सत्य का मार्ग अपनाया। आशय नंबर 3, देश और दुनिया को मुक्त करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। महादेव भाई सबको प्यारे थे, उनका तत्व सबको आकर्षित करता था। अपने सादगी भरे जीवन और 11 मील तक रोज पद यात्रा करने वाले महादेव भाई की जब अकाल मृत्यु हो गई तो ऐसा लगा जैसे वे अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से पूरे संसार को मोहते रहे और एक दिन अचानक शुक्र तारे की भांति थोड़े समय के लिए अपनी चमक बिखेर कर हमारे बीच से चले गए। सारांश में मैंने आपको बताया था कि शुक्र तारा जब आसमान में निकलता है तो अपनी चमक पूरे आसमान में बिखेर देता है। उसकी चमक होते ही बहुत तेज, उज्जवल एवं शीतल। सेम उसी तरह से महादेव भाई इस दुनिया में आए, अपनी सत्यनिष्ठा, कर्मठता, मेहनत, लगन
के बल पर उन्होंने हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाई और उनकी अचानक मृत्यु ने सभी को झकझोर दिया। जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्तित्व इतना अच्छा होता है तो सभी को दुख होता है उसके जाने से, और इसीलिए लेखक ने उन्हें शुक्र तारे के समान कहा है कि जिस तरह से शुक्र तारा कम समय में ही अपनी चमक बिखेर कर चला जाता है, उसी तरह से महादेव भाई इस दुनिया से चले गए। आशय नंबर 4। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। गांधी जी के अधिकांश पत्र महादेव भाई लिखते थे। उनकी लिखावट इतनी सुंदर थी कि पढ़ने वाला मंत्र मुग्ध उठता। जब महादेव भाई के लिखे गांधी जी के पत्र वायसराय पढ़ता तो उसके मन में महादेव भाई जैसा सेक्रेटरी अर्थात सचिव पाने की इच्छा जाग उठती, ललकमिस इच्छा। कई गवर्नर यह स्वीकार करते थे कि महादेव भाई जैसा लिखने वाला पूरे ब्रिटिश प्रशासन में नहीं है। देख सकते हैं आप कि ब्रिटिश प्रशासन भी उनके लेख का, उनके राइटिंग का कायल था, और उस समय पूरे भारत में और ब्रिटिश प्रशासन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका लेख इतना सुंदर हो। मंत्रमुग्ध मतलब मन को खुश करने वाला, मन को मोहने वाला। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।